बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जो कि प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे स्टेप्स ऑफ टिपिकल केमिकल एनालिसिस, उसमें से हमने दो स्टेप को डिस्कस कर लिया था, एक डिफाइन अ प्रॉब्लम और सेकंड वन था सिलेक्ट अ मेथड। और अब हम जो है नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी तरफ चलते हैं, ऑब्टेन अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। कि हमने रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है उसको ऑब्टेन करना है। तो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को ऑब्टेन करने के लिए बेसिकली सैंपल के बारे में मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ, रिकॉल करवा देता हूँ आपको कि सैंपल किसे कहते हैं। इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द बल्क मटेरियल। कि हमारे पास ज़्यादा मकदार में कोई मटेरियल मौजूद है, उसका हमने एक ऐसा पोर्शन लेना है, ऐसा पार्ट लेना है जो कि उस तमाम बल्क मटेरियल की क्या करें, नुमाइंदगी करता हो। उस तमाम की क्वालिटीज़ जो हैं जो कि बल्क मटेरियल के अंदर मौजूद हैं, जो जो एलिमेंट्स वो जो हम सैंपल कलेक्ट करेंगे उसके अंदर भी वही कंपोजिशन जो है मौजूद होनी चाहिए। तो इसको हम सैंपल कहते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन में यहाँ पे मेंशन है, स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ बल्क मटेरियल इज कॉल्ड द सैंपल। तो क्या होना चाहिए सैंपल की, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि सैंपल की टाइप क्या है, होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। अगर होमोजीनियस है तो उसको कलेक्ट करना बहुत इजी होता है, अगर हेट्रोजीनियस है तो उसको होमोजेनाइज किया जाता है फिर कलेक्ट किया जाता है। फिर साइज़ जो है वो बहुत मैटर करता है, कि जैसे कि अगर साइज़ सैंपल अगर हमारे पास ज़्यादा मकदार में मौजूद है और हम उसे हासिल भी कर सकते हैं ज़्यादा मकदार में, यानी कि सस्ते होते हैं कुछ केमिकल्स, तो उस के हवाले से हम ज़्यादा मकदार में भी सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। अगर कुछ चीज़ें हमारे पास कम मकदार के अंदर मौजूद हो इंडस्ट्री के अंदर, यानी कि एक्सपेंसिव हो और सैंपल की मकदार कम हो, तो उसको एनालिसिस करने के लिए हमें थोड़ा टफ टाइम लेना पड़ता है, केयर बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ती है ताकि हमारा सैंपल वेस्ट ना हो जाए, ठीक है। और सैंपल स्टैटिस्टिक्स हैं और एरर्स हैं, उनको भी हम मद्देनज़र रखते हैं। सैंपल स्टैटिस्टिक्स जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन है, मॉड है, इन चीज़ों को एवरेज वगैरह हम फाइंड आउट करते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स का भी सहारा लेते हैं सैंपल को कलेक्ट करने के लिए। और सैम्पलिंग प्लान करते हैं। अब सैम्पलिंग प्लान से क्या मुराद है कि सॉलिड के लिए हमारी सैंपल प्लानिंग कुछ और होगी, लिक्विड के लिए कुछ और होगी और गैस के लिए डिफरेंट होती चली जाएगी, ठीक है। हर एक के लिए डिफरेंट हमारी सैम्पलिंग प्लानिंग होती है, ठीक है। अगर सॉलिड है तो फिर सॉलिड सैंपल के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉलिड सैंपल ले आएंगे, उसको फिर क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे, ठीक है। ग्राइंड करने के बाद क्या करेंगे, उसको होमोजेनाइज करेंगे। फिर हमें अगर स्टोर करना है तो उसको स्टोर भी करेंगे। अब स्टोर करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को मद्देनजर रखना है कि उसके अंदर जो स्टोर हम कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, किन किन चीज़ों का हमें जो है खदशा है। फॉर एग्जांपल कि उसमें एब्जॉर्प्शन तो नहीं हो सकती, एब्जॉर्प्शन तो नहीं हो सकती, इनके मॉइस्चर को तो एब्जॉर्ब नहीं कर लेगा। डेफिनेटली जब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, मॉइस्चर आ जाएंगे, मॉइस्चर के कंटेंट्स आ जाएंगे, तो उसकी केमिस्ट्री के चेंज होने का भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं सैंपल की। तो इसलिए इन चीज़ों को बारे में भी काफ़ी केयर करना पड़ती है कि एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन फिनोमेना। लिक्विड सैंपल है उसको प्रॉपर स्टोरेज हमें उसे करना चाहिए, क्योंकि लिक्विड सैंपल जब हम ऑब्टेन करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि ये कि वोलेटाइल तो नहीं है। वोलेटाइल का मतलब होता है कि रूम टेम्परेचर पर कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं, वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम उसको हाई टेम्परेचर पर सेव कर दें लिक्विड को और वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो सैंपल तो हमारा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए इन चीज़ों को हमें लाजमी मद्देनजर रखना है कि जो हमारा लिक्विड का सैंपल है तो ये कहीं वोलेटाइल तो नहीं है। अगर वोलेटाइल है तो उसके मुताबिक हमें, यानी कि सैंपल की नेचर के मुताबिक उसको हमें स्टोर करना भी आता हो, ठीक है। और सैंपल को लेकर आना भी आता हो, कि अगर किसी जगह से हम कलेक्ट करके ला रहे हैं, अगर हम ओपन फर्स्ट के सपोज दैट कि हम पेट्रोल का ही अगर हम सैंपल लेकर आ रहे हैं, किसी हम ओपन पॉट के अंदर लेकर आते हैं, बीकर वगैरह ले जाते हैं, उसके अंदर लेकर आते हैं, तो वो तो वेपराइज, अगर ज़्यादा डिस्टेंस से लाना है या ज़्यादा टेम्परेचर में मौजूद है तो वैसे वेपराइज हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख्याल केयर करनी है, एहतियात करनी है, ठीक है। और गैसेज हैं तो उसे सील्ड कंटेनर के अंदर हमने क्या करना है, सेव करना है, सिक्योर करना है, ठीक है। और फिर सैंपल जब हम ले रहे हैं तो ग्रॉस सैंपल। अब ग्रॉस सैंपल बेसिकली ये होता है कि अगर ज़्यादा बल्क मटेरियल मौजूद है, खासतौर पे सॉलिड के अंदर हम देखते होते हैं, तो एक बल्क क्वांटिटी के अंदर एक सॉलिड चीज़ जो है वो स्टोर की हुई है, कहीं पर मौजूद है, बैग्स के अंदर है, तो हम एक ही जगह से सैंपल लेने की बजाय डिफरेंट प्लेसेस से सैंपल को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। जब हम डिफरेंट प्लेसेस से सैंपल को, जैसे कि मैंने
बनाकर भी दिखाया हुआ है बच्चों आपको। अगर हम डिफरेंट प्लेसेस से कलेक्ट करेंगे सैंपल को, तो सैंपल की कलेक्शन के नतीजे में क्या होगा, उसके नतीजे में इसको हम कहेंगे कि ग्रॉस सैंपल है। फिर क्या करेंगे, इन सारे जो सैंपल को जो कि हमने अलग-अलग बैग्स के अंदर स्टोर किए हैं, प्लास्टिक बैग्स यूज़ करते हैं, ये डिपेंड करता है कि सैंपल के नेचर क्या है। जैसे जैसे हम लेकर के आए तो उनको हमने इकट्ठा जब किया उन सैंपल्स को, तो कलेक्ट जब किया तो इसको हम ग्रॉस सैंपल, अब इस सैंपल को ग्रॉस सैंपल को एज सच हम लेबोरेटरी के अंदर यूज़ नहीं करते। फिर इसके लिए स्टेप होते हैं, क्या करते हैं कि इस ग्रॉस सैंपल को हम क्या कर लेते हैं कि इनकी मिक्सिंग करते हैं। मुख्तलिफ कुछ इसमें से आप ले लेंगे, कुछ इसमें से, कुछ इसमें से, कुछ इसमें से, इनमें से लेकर इनकी क्या कर लेंगे, मिक्सिंग कर लेंगे। मिक्सिंग करने के बाद एक जो है पॉइंट बना, एक जगह पर स्टोर कर लेंगे। तमाम में से थोड़ा थोड़ा मिक्सिंग करके, इसमें फिर मिक्सिंग करके, इसको भी मिक्सिंग करके, इनमें से थोड़ी थोड़ी मिकदार में लेके एक जो है लेबोरेटरी सैंपल प्रिपेयर कर देंगे। ठीक है, लेबोरेटरी सैंपल बनेंगे, यानी कि जो हमने लैब के अंदर इसको इस्तेमाल में लाना है। ठीक है, द ग्रॉस सैंपल यूजुअली रिड्यूस्ड इन साइज, जैसे जैसे हम ग्रॉस सैंपल यानी कि जो ज़्यादा मिकदार में हमारा सैंपल है उसको कम कर लेंगे और क्या करेंगे, इसको होमोजीनियस करेंगे, होमोजेनाइज करेंगे। होमोजेनाइज का मतलब है कि उसकी जो कंपोजिशन है वो क्या हो जाए, एक जैसी हो, यकसा हो। ठीक है, नाउन एज लैब सैंपल, तो इसको हम क्या कहेंगे, लैब सैंपल कहेंगे। अब जब हम लेबोरेटरी के अंदर लेंगे, ठीक है, लेबोरेटरी में हमने उसको परफॉर्म किया, जब हम परफॉर्म करने लगते हैं तो जो चीज़ जो कि लेबोरेटरी सैंपल का वो पार्ट जो एनालिसिस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम कहते होते हैं एनालिसिस सैंपल। क्या कहलाएगा, एनालिसिस सैंपल दैट एक्चुअली एनालाइज्ड। तो वो सैंपल का वो पार्ट, यानी कि ग्रॉस सैंपल का वो पार्ट जो एनालिसिस में इस्तेमाल होता है, तो उसको हम क्या कहते होते हैं, एनालिसिस सैंपल कहलाता है। ठीक है, प्रिपेयर, अब नेक्स्ट जो स्टेप है, फोर्थ वन पॉइंट है, प्रिपेयर अ सैंपल फॉर एनालिसिस, कि हमने कोई भी सैंपल है उसको एनालिसिस के लिए तैयार करना है। तो कौन कौन से फैक्टर्स इसके अंदर आएंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये चीज़ों को हमने लाजमी मद्देनजर रखना है कि कौन सा किस कैटेगरी का हमारा सैंपल है। फिर इसको हमने डिजोल्व करना है। तो डिजोल्व करने के लिए आया कि ये एक्वस में डिजोल्व होगा, यानी कि वाटर के अंदर सॉल्युबल है, वाटर के अंदर से सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, इन चीज़ों को देखना है। अल्कोहल में सॉल्युबल है, अल्कोहल में सॉल्युबल नहीं है, ये पोलर है, नॉन पोलर है, ये इन चीज़ों को मद्देनजर लाजमी रखना है, ये ज़हन नशीन रखना है कि हमें ये डिजॉल्व होगा या नहीं होगा। फिर उसके बाद है केमिकल सेपरेशन और मास्किंग इंटरफेरेंसेस नीडेड। अब इसके अंदर क्या बताना चाहता है आपको कि वो जो केमिकल सेपरेशन जो हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं कि आया कि जो हम सैंपल लेकर आए हैं वो सारा का सारा ऐसा यूज़ करना है, या उसमें से कुछ पार्ट्स को, रिक्वायर्ड जो पार्ट है सैंपल का उसको हमें अलहदा करना है। ठीक है, तो उसमें क्या रीज़न है कि अगर जो इंटरफेरेंसेस की टर्म यहाँ पर यूज़ हो रही है, इसका मतलब ये है कि वो पार्ट जो कि हमारा जो हम सैंपल कलेक्ट करके लाएं, जो रिक्वायर्ड पार्ट हो जिसका हमने एनालिसिस करना हो उसको हम कर लें सेपरेट आउट। ठीक है, बाकी पार्ट को हम क्या करते हैं, वेस्ट या निकाल लें, सेपरेट आउट कर लें। तो उसकी क्योंकि इसकी क्या रीज़न होगी कि अगर हम इसे मुकम्मल तौर पे सैंपल को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अगर मुकम्मल तौर पे सैंपल को हम जो हम लेकर आए सारे इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है कि जो रिक्वायर्ड चीज़ें इसके अंदर मौजूद है, हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को क्या करेंगे, चेंज कर दें, उसके अंदर मिस्टेक्स आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएं। तो ये भी रिक्वायरमेंट होती है समटाइम्स सैंपल की, नीड टू एडजस्ट सोल्यूशन कंडीशन, कि हम जो सैंपल लेकर आए हैं तो उसके लिए सोल्यूशन की कंडीशन क्या है। तो कंडीशन से मुराद ये है कि पीएच हमने इसकी कितनी रखनी है, उसके बाद क्या कंडीशन है टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर हमने इसका कितना रखना है। ठीक है, उसके रिएजेंट इस्तेमाल करने हैं, तो रिएजेंट कौन कौन से इस्तेमाल करने हैं, तो एसिडिक रिएजेंट इस्तेमाल करने हैं, बेसिक रिएजेंट इस्तेमाल करने हैं, किस टाइप के रिएजेंट इस्तेमाल करने हैं। तो ये किस चीज़ के अंदर आ जाएगा, नीड टू एडजस्ट सोल्यूशन कंडीशंस के अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी कि हमने पीएच कितनी रखनी है, टेम्परेचर कितना रखना है और रिएजेंट्स वगैरह क्या क्या इस्तेमाल करने हैं। फिफ्थ वन पर आ जाता है परफॉर्म एंड नेसेसरी केमिकल सेपरेशन। ठीक है, कि कोई केमिकल सेपरेशन परफॉर्म करनी है तो वो किस तरह से करनी है, क्या मेथड हमने यूज़ करना है, अगर रिक्वायर्ड हो कि कोई केमिकल सेपरेशन हमारी ज़रूरी है करना, तो डिस्टिलेशन में आ जाएगा। ठीक है, डिस्टिलेशन का मतलब होता है ऑन द बिहाफ ऑफ बॉइलिंग पॉइंट व्हेन टू आर मोर देन टू components mixed with each other and we want to separate out both of them and we separate to them on the behalf of their boiling point, then it will be called the distillation। कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा लिक्विड मिक्स हो गए, ठीक है, और हम उनको अलहदा करना चाहते हैं, तो और उनको हम किस तरह से अलहदा करें,
बॉइलिंग पॉइंट की बिहार पर हम उन्हें सेपरेट आउट करें तो डिस्टिलेशन कहलाएगा। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि जब हम रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो उसके प्रेसिपिटेट्स बन जाए, तो जो प्रेसिपिटेट्स हैं उनको अलग कर लें, बाकी जो पोर्शन होता है उसको अलग कर लें, जो रिक्वायर्ड है उसको हम वेस्ट कर दें। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, सॉल्वेंट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो किसी चीज़ को केमिकल है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट, जैसे आमतौर पर क्लोरोफॉर्म का जो सॉल्वेंट है उसको यूज़ करते हैं। फिर आ जाता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी भी बेसिकली एक सेपरेशन टेक्निक है। इसमें क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी के अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट आउट करते हैं, तो क्रोमेटोग्राफी होता है। फिर इसमें डिफरेंट टाइप्स है क्रोमेटोग्राफी की, जो कि इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। गैस क्रोमेटोग्राफी है, सॉलिड क्रोमेटोग्राफी है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। तो डिफरेंट टाइप्स की क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं। देन है इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, मैं इंक्लूड दी मेजरमेंट, स्टेप, मूवमेंट, मोबिलिटी ऑफ आयन, कि हमारे पास जो आयंस मौजूद हैं उनकी मूवमेंट को हम चेक कर सकते हैं, मोबिलिटी को चेक किया जा सकता है, जिसकी वजह से हमें आयन का साइज के हवाले से पता चल जाएगा, चार्ज का पता चल जाएगा, शेप के बारे में पता चल जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है, ये भी सेपरेशन टेक्निक में आ जाएगा। तो डिफरेंट जो है ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं हमें कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें। परफॉर्म द मेजरमेंट, देन 6 1 पर है परफॉर्म द मेजरमेंट, कि जब हम जो प्रीवियस स्टेप्स करके यहाँ पर पहुँचते हैं उसके बाद जो है जो हमारा एंड रिजल्ट आने लग रहा होता है, तो फिर हम उसमें इन चीज़ों की क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। वो वेट कैलकुलेशन है, ठीक है, वो वॉल्यूम कैलकुलेशन है, वो किसी भी टाइप की कैलकुलेशन होती है, तो उसमें वो करने के लिए हमें डेफिनेटली टूल्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। इंस्ट्रूमेंट बेसिकली हम इस्तेमाल करेंगे। जब वो इंस्ट्रूमेंट को हम इस्तेमाल करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने के लिए कुछ चीज़ें हैं, बेसिक पैरामीटर उनको मद्देनजर हमने रखना है। कैलिब्रेशन, वैलिडेशन और रेप्लिकेट्स, 3 बातें हैं। तो 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करते हैं। कैलिब्रेशन से क्या मुराद होता है, प्रोसेस ऑफ असेसमेंट है। किस चीज़ का प्रोसेस है, असेसमेंट करनी है। किस चीज़ की असेसमेंट करनी है, असेसमेंट या रिफाइनमेंट है कि हम जो इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे हैं आया कि वो प्रॉपर फंक्शनल है या नहीं है, ठीक है। तो ये कैलिब्रेशन में आएगा। प्रोसेस ऑफ असेसमेंट एंड रिफाइनमेंट ऑफ द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ अ मेथड एंड इक्विपमेंट, कि हमने जो मेथड यूज़ किया और जो हमने इक्विपमेंट किया यूज़, वो आया कि वो मेथड और हमारा इक्विपमेंट का यूज़ जो है, वो इस्तेमाल जो हमने किया वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है वैलिडेशन। वैलिडेशन में क्या होता है, ये भी एक असेसमेंट प्रोसेस है। इज असेसमेंट टू वेरीफाई दैट एनालिटिकल टेस्ट सिस्टम इज सूटेबल और नॉट, कि हम जो टेस्ट सिस्टम जो अप्लाई कर रहे हैं ये सूटेबल है या नहीं है, ये वैलिडेशन में। रेप्लिकेट्स से क्या मुराद होता है, रिपीटेड एनालिसिस ऑफ अ सिंगल सैंपल। कोई भी हमारे पास सिंगल सैंपल, एक ही सैंपल हो, ठीक है, एक सैंपल लेकर आगे उसका हम बार बार एक्सपेरिमेंट करें, यानी कि कई बार एक्सपेरिमेंट करें, तो फिर उसके नतीजे में क्या हो कि जो वैल्यू आए वो प्रिसाइज हो, क्या हो, प्रिसीजन हम जो है पॉसिबिलिटी उसकी देखना चाहते हैं। जैसे फर्ज किया वो मैं एग्जांपल कोड की थी प्रीवियस लेक्चर में 150 ppm, ठीक है। अगर हम बार बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो 130 ppm, ठीक है, फिर दोबारा 129 ppm। तो ये जब हम बार बार एक ही सैंपल हमारा चेंज नहीं कर रहे, सैंपल को हम चेंज नहीं कर रहे, लेकिन एक्सपेरिमेंट हम दोबारा कर रहे हैं, तो उससे जो रिजल्ट हासिल होते हैं तो उसको हम क्या कहते होते हैं, रेप्लिकेट्स कहलाता है, ठीक है। 7th और ये लास्ट वन पॉइंट है टिपिकल एनालिसिस ऑफ अ सैंपल का, कैलकुलेट द रिजल्ट एंड रिपोर्ट, ठीक है। रिजल्ट कैलकुलेट करना है और हमने रिपोर्ट बनानी है, कि जो हम एक्सपेरिमेंट, मेजरमेंट, ये सारे स्टेप जो है वो प्रॉब्लम को डिफाइन की तमाम स्टेप जो करके आए, तो उसमें क्या कहता है कि रिजल्ट को कैलकुलेट करना है और रिपोर्ट बनानी है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, कौन कौन से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हैं, मीन है, ठीक है, ये हम कर लेते होते हैं, मॉड है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसके बाद एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, एनोवा जिसको बोलते हैं, वो करते हैं। फिर रिपोर्ट रिजल्ट विद लिमिटेशन, कि हम लिमिटेशन के साथ जो रिजल्ट्स ऑब्टेन होते हैं उनको हम मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट का या रेलेवेंट जो क्लाइंट है हमारा उसको हम पेश करते हैं, ठीक है। तो लिमिटेशन से मुराद क्या बताया था मैंने आपको, अगर किसी चीज़ की वैल्यू है 150, ठीक है, 150 है तो इसकी लिमिटेशन ये हो जाएगी कि हमारा रिजल्ट कहाँ तक आना चाहिए, 145 ppm से लेकर 155 ppm तक आना चाहिए। एक्यूरेट क्या है, 150 है, लेकिन राउंड आप कहाँ से कहाँ तक कर देते हैं, अगर 145 से 150, तो ये लिमिटेशन में आ जाएगा कि ये इसकी यहाँ तक की लिमिटेशन है, पॉसिबिलिटी। उसके बाद है इंटरप्रेट
केयरफुली कि जो हमारे रिजल्ट आ गए हैं तो उसको हमने उसके बारे में जो कमेंट्स करने हैं वो केयरफुली कमेंट करने कि हमारा जो रिजल्ट आया, जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो उसमें क्या क्या रीज़न हो सकती हैं, किस वजह से नहीं आया, और अगर आया है तो किस हद तक आया है। ठीक है, तो इस तमाम जो बातें डिटेल में थी ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एक दफ़ा वेरी शॉर्ट अंदाज में मैं इसको समराइज कर देता हूँ इन 2 लेक्चर्स को बेसिकली। तो क्या है स्टेप्स ऑफ अ टिपिकल केमिकल एनालिसिस में 7 स्टेप्स थे। पहला था डिफाइन अ प्रॉब्लम, उसमें हमने पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम किस नेचर का है, वेरी डिटेल हम डिस्कशन की है। उसके बाद है सिलेक्ट अ मेथड, मेथड का हमें पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड हम सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपर्टीज, इक्विपमेंट, टूल्स, केमिकल्स, इन तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस किया। ऑब्टेन अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, सैंपल किस तरह का है और किस तरह से हमने ऑब्टेन करना है, साइज़ क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, सैंपल प्लानिंग है, ये सारी चीज़ें हमने मद्देनजर रखनी है। उसको स्टोरेज के हवाले से हमने डिस्कस किया कि स्टोर अगर करना है। उसके बाद ग्रॉस सैंपल को हमने देखा, ग्रॉस सैंपल है जो हम सॉलिड का सैंपल लेते हैं, मुख्तलिफ पॉइंट से ले लेते हैं, तो फिर उनको मिक्सअप किया जाता है। करने के बाद हम लेबॉर्ट्री में रिड्यूस करके उसको लेकर आते हैं, लेबॉर्ट्री सैंपल कहलाता है। लेबॉर्ट्री में जो एनालिसिस में इस्तेमाल किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एनालिसिस। प्रिपेयर अ सैंपल फॉर एनालिसिस कि हमने मुख्तलिफ रेजोल्यूशन का प्रोसेस है, उसको हल करने का प्रोसेस है। ये तमाम चीज़ें जो स्टेप्स हैं हमने इसके अंदर डिस्कस की हैं। ठीक है, परफॉर्म नेसेसरी केमिकल सेपरेशन है, डिस्टिलेशन है, प्रेसिपिटेशन है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है। उसके बाद 6 नंबर पर परफॉर्म द मेजरमेंट हमने मालूम करने की कोशिश की, कैलकुलेशन करेंगे, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, कैलिब्रेशन है, वैलिडेशन है, रेप्लिकेट्स, कुछ टर्म्स हैं इसमें इस्तेमाल होंगी। ठीक है, तो मेजरमेंट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स जो है वो उनको हम इस्तेमाल करते हैं मालूम करने के लिए। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट जो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगी उसके हम प्रॉपर एक रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट बनाने के बाद रिस्पेक्टिव क्लाइंट को जो है उसके हैंड ओवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। होप सो ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा इंशाल्लाह। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई बात, किसी किस्म की कोई कम्युनिकेशन गैप हो, ना समझ आई हो, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बिल्कुल फ्रैंकली क्वेश्चन किया करें, और किसी भी हवाले से कोई आपको बात ना समझ आ रही हो या कोई कमेंट वगैरह आपने करना हो, चाहे डायरेक्ट आप चैनल पर भी, यूट्यूब के चैनल पर भी डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, या इसके अलावा कॉलेज के थ्रू भी अगर आप कोई मैसेज कन्वे करवाना चाहते हैं तो करवा दिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।